माँ सरस्वती को वंदन करते हुए हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय डॉक्टर सचिन गुप्ता जी, अपने कुलपति महोदय डॉक्टर एम.डी. चेट्टी जी, प्रिंसिपल आयुर्वेदा डॉक्टर मोहन जी, फैकल्टी और स्टूडेंट्स। एक गांव में एक वैद्य जी थे। उनके पास एक बच्चा आया और बच्चे ने कहा मेरी माँ बीमार है, दवा दे दीजिए। वैद्य जी ने दवा दे दी। बच्चे ने पूछा कितने पैसे, तो वैद्य जी ने बताया 50 पैसे। वो बच्चा 50 पैसे दे के चला गया। एक दूसरे व्यक्ति आए, उनकी पत्नी को भी वही बीमारी थी जो उस बच्चे की माँ को थी। उनको भी उन वैद्य जी ने उतने ही दवा दी, उतनी ही पुड़िया दी। उस व्यक्ति ने पूछा कि वैद्य जी कितने पैसे हुए, तो वैद्य जी ने कहा 5 रुपये। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अभी वो जो छोटा बच्चा दवा ले गया था उसको तो आपने 50 पैसे में दी और मुझको 5 रुपये में। तो वैद्य जी ने कहा कि ये जो दवा है इसकी कीमत 3.25 रुपये है, और मैं जानता हूँ कि उस बच्चे की और उसकी माँ की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो 3.25 रुपये दे सकें, इसलिए मैंने 50 पैसे मांगे। और आपकी स्थिति ऐसी है कि आप अमीर व्यक्ति हैं, आप 5 रुपये दे सकते हैं। ऐसा सोचने वाला केवल आयुर्वेद का डॉक्टर ही हो सकता है। इतनी दयालुता और इतना मानवता MBBS पढ़े होने वाले में नहीं हो सकती। क्योंकि मैं छोटा था, 10th में 9th में, तो डिसेक्शन बॉक्स बायोलॉजी वालों ने मंगाया टीचर ने, और हमको टास्क दिया मेढक पकड़ के लाना। और हम छोटे थे, हमें इतना वो भी नहीं था, और हम पकड़ते थे, कभी टोट पकड़ा कभी दूसरा पकड़ा। और 2-3 बार मैंने भी डिसेक्शन किया, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था उसको करने। ये जो प्रचलित इस समय मेडिकल साइंस जिसको कहा जाता है, ये आर्थिक रूप से तो अन्याय की साइंस है ही, ये मानवता के अनुसार भी अन्याय की साइंस है। इसमें जितने भी आप एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे तो मेंढक पे होते हैं, खरगोश पे होते हैं, चूहे पे होते हैं। आयुर्वेद का एक भी एक्सपेरिमेंट किसी दूसरे जीव पर नहीं होता जिसकी जान खतरे में हो। लेकिन आज की सो कॉल्ड जो मेडिकल साइंस है, ये लूट की साइंस है। इस देश को अगर ताकतवर बनाना है, दुनिया को अगर स्वस्थ बनाना है, जैसा अभी प्रिंसिपल साहब ने कहा अपने उद्बोधन में कि आयुर्वेद ये रोग का निदान करने वाली साइंस नहीं है। जैसा इसके नाम में है आयुर्वेद, भारत की सभ्यता वैदिक सभ्यता है, और हम 4 वेद पढ़ते हैं। 4 वेद के साथ साथ अगर 5वां कोई वेद है तो वो आयुर्वेद, ये आयु का वेद है। इसलिए आयुर्वेद बीमार होने से पहले की साइंस है और बीमार होने के बाद की भी साइंस है। जो मेडिकल साइंस है वो बीमार होने के बाद की साइंस है, लेकिन आयुर्वेद व्यक्ति बीमार ही ना हो और वो शतायु हो। आशीर्वाद में जितने बुजुर्ग हैं वो यही कहते हैं कि शतायु हो बेटा। और इसलिए हमारे यहाँ पूरे के जो 100 वर्ष का जीवन है उसको 4 हिस्सों में बांटा है। 25 साल पहले ब्रह्मचर्य के लिए, और इसलिए बच्चे को पहले प्लस करना सिखाते हैं क्लास में,
और प्लस करना जब आ जाए तो माइनस करना सिखाते हैं, तो अगले वो गृहस्थ है 25 से 50, और जब उसको प्लस माइनस दोनों आ जाते हैं तब उसका वानप्रस्थ है मल्टीप्लाई करने, और जब उसने मल्टीप्लाई कर लिया तब उसको भाग करना सिखाते हैं। 75 साल का हो जाता था तो संन्यास लेते थे। तो जीवन का विज्ञान और समाज का विज्ञान ये साथ साथ चलता था। और भारत के बारे में तो बहुत सारी झूठी बातें लिखी गई पिछले 200 साल में, बहुत झूठी झूठी किताबें लिखी गई। लेकिन एक प्रोफेसर धर्मपाल हुए हैं, लंदन में रहते थे, उनके एक शिष्य राजीव दीक्षित का नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारी उनकी ऑडियोज वीडियोज हैं यूट्यूब पर। तो राजीव दीक्षित जी बता रहे थे कि भारत में मेडिकल आयुर्वेद के इतने सारे हॉस्पिटल थे, अकेले तमिलनाडु में 3000 हॉस्पिटल्स थे, और पूरे भारत के जितने भी वैद्यों का प्रशिक्षण होता था वो तमिलनाडु जाते थे। और कहीं मैंने सुना कि भारत में जब कोई लड़की के लिए लड़का देखने के लिए पिता अपने लड़की के लिए लड़का देखने के लिए भेजता था तो 2 लोगों को भेजता था, एक पंडित और एक नाई। तो मैं ये सोच रहा था कि पंडित देखेगा जन्म पत्री, उसका क्या भविष्य होगा, कैसे होगा, लेकिन नाई का उपयोग क्या होता था। तो मैं जब छोटा था मैं पूछा था किसी से, अपने बुजुर्ग से, कि नाई क्यों भेजते थे। तो उन्होंने कहा कि ये सबसे ज्यादा व्यवहार कुशल लोग होते हैं और सबसे ज्यादा अच्छी, ये साइकोलॉजी पढ़ने के लिए भेजते थे। लेकिन बाद में जब मैं राजीव दीक्षित जी को सुना तो समझ में आया कि जो नाई जाते थे ये उसका स्वास्थ्य जानने के लिए जाते थे कि लड़के का स्वास्थ्य कैसा है, उसकी नब्ज पकड़ के देखते थे, बाल का उनका रहता था। और जब अभी भी जो गांवों से जुड़े हुए स्टूडेंट्स होंगे जो हया पर एडमिशन्स ले रहे हैं, तो अभी भी गांव में काशी फल में मेथी पड़ेगी, कोई अरबी अजवाइन से बनेगी, दालें जीरे में होंगी या धनिये में होंगी। ये किसने सिखाया? ये तो मेडिकल साइंस ने नहीं सिखाया। और कॉम्बिनेशंस किसके साथ में कितना, ये कहां से सीखते थे? तो गांव में आज भी जिसको कारज कहते हैं, तो कारज में आटे में कितना नमक पड़ेगा, दाल में क्या चीज पड़ेगी, सब्जी में क्या पड़ेगा, और मोतीचूर के लड्डू में करौंजी पड़ेगी, ये किसने सिखाया? ये आयुर्वेद के जो हमारे महाविद्यालय थे, खासतौर से साउथ इंडिया में, उन विद्यालयों में ये सब सिखाया जाता था। तो आज आपने बीएमएस को चुना, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने बीएमएस को चुना, क्योंकि भारत बीएमएस और आयुर्वेद की जो कीमत बढ़ी है वो पहले तो थी जो जानकार लोग थे, लेकिन कोरोना ने ये समझा दिया, कोरोना काल में लोगों की समझ में आ गया कि वो जो WHO है, ये मेडिकल साइंस का मैं बताता हूँ आपको, मेडिकल साइंस कितनी हास्यास्पद साइंस है और कितनी बेकार साइंस है। पहले जब कोरोना आया तो क्या कहा कि N95 मास्क लगाओ, फिर कहा कि हाइड्रोक्लोरोक्विन लो, इससे ठीक होगा, फिर कहा कि प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होगा, फिर कहा कि इन तीनों से भी ठीक नहीं होगा तो रेमडेसिविर से ठीक होगा, बाद में कहा कि नहीं इससे भी ठीक नहीं होगा, फिर कहा कि ये तो सरफेस पे होता ही नहीं, ये तो हवा में है। तो अगर आप WHO के कोरोना काल में WHO के स्टेटमेंट देखेंगे तो 10 बार उन्होंने अपने बातों से पलटा है WHO, और WHO से तो बड़ा मेडिकल साइंस का कोई इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया में नहीं है। तो WHO की जो विश्वसनीयता है कोरोना काल में समझ में आ गई दुनिया को कि ये क्या पागल बनाते हैं, और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो लूट का सिस्टम है। तो आज आप लोग बने हैं, और आज BMS करने के पश्चात जो बच्चे BMS कर चुके होंगे उनके लिए बहुत स्कोप है। पूरी दुनिया में
जैसे योगा टीचर्स की डिमांड है, उसी तरीके से अभी मैडम ने कहा कि एक दिन आयुर्वेद डे भी होगा, तो इसी तरीके से आयुर्वेद के लोगों की भी, डॉक्टर्स की, वैद्यों की भी डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ी है। और इसके साथ साथ अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तो 140 करोड़ के देश में केवल एक पतंजलि से काम नहीं चलेगा। तो आपको कोई गीतांजलि, कोई सीतांजलि, कोई काव्यांजलि ये बनानी होंगी, क्योंकि अभी जो बाकी जैसे मथुरा में दीनदयाल धाम पर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो पर्याप्त नहीं है जितनी जरूरत है देश में, या श्री श्री रविशंकर के आश्रम में जितने बनते हैं उतने पर्याप्त नहीं है। तो आपके सामने एक स्कोप है, और अगर आप बनाएंगे तो भारत की आप इकोनॉमी को बचाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा भारत का चला जाता है, भारत खासतौर से पैरासीटामोल जैसी चीजों को खरीदने में ही। तो भारत का पैसा भारत में तभी रहेगा जब भारत के लोग आयुर्वेदिक दवाएं खरीदेंगे, और आयुर्वेद के वैद्य ज्यादा होंगे, बीएमएस डॉक्टर्स ज्यादा होंगे, तो भारत का पैसा भारत में बचेगा, भारत इकोनॉमिकली ताकतवर होगा और व्यक्तिगत रूप से भी ताकतवर होगा। तो आपके सामने दो, जो बीएमएस कर चुके होंगे उनके सामने दो रास्ते होंगे। एक तो अपनी प्रैक्टिस करें, साथ साथ अपनी उनकी कोई ना कोई औषधि बनाने वाली कोई छोटी या बड़ी एक फैक्ट्री होनी चाहिए, और अपना कोई एक ब्रांड होना चाहिए, अपना कोई ना कोई दूसरे लोगों को रोजगार देने की स्थिति में आप रहने चाहिए। तो बीएमएस करने के बाद, और एक दिन ये आएगा भारत में कि आज नीट में जिनकी कम रैंक है वो बीएमएस में एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 10-15 साल बाद भारत में कम से कम वो स्थिति होगी कि जो टॉप रैंकर्स होंगे वो बीएमएस में आएंगे। और ये सब भारत में ये जागरूकता बढ़ रही है। अभी चूंकि डॉक्यूमेंटेशन और चूंकि पूरी साइंस चलती है एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर और डॉक्यूमेंटेशन पर, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जिस दिन एक्सपेरिमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशंस करने लगेंगे, रीडिंग्स लेनी शुरू कर देंगे और उसका रजिस्टर बनाना शुरू करेंगे, और जब ये सिद्ध कर पाएंगे तब जाकर भारत में बीएमएस डॉक्टर्स की और आयुर्वेदिक दवाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी, तब नीट की हायर रैंकिंग वाले बच्चे बीएमएस में आएंगे। इसलिए बहुत अच्छा स्कोप है, और ये भारत के लिए भी जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है, अपने परिवार के लिए भी जरूरी है। आप सब लोगों ने बीएमएस चुना, तो बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको शुभकामनाएं, उनके जो पेरेंट्स आए हैं उनको बधाई। तो बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए और उनके पेरेंट्स को बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आपके अंदर बैठे हुए किसी पतंजलि को, किसी सुश्रुत को मैं नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।